जय हिंद दोस्तों। टारगेट पाठशाला में मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया, टोटल संविधान में कितने पार्ट हैं। उसके बाद अनुसूचियों की बारी आती है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आखिर में अनुसूचियाँ हैं क्या, शेड्यूल्स क्या हैं और इनको क्यों संविधान में डाला गया। तो देखिए, सबसे पहले अनुच्छेदों की बात आती है, तो जिसमें प्रावधान बताया गया कि क्या क्या बातें कही गई हैं, सारी बातें उसमें कह दी गई। लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ लिस्ट की ऐसी बात आती है जो कि अनुच्छेदों में कहना संभव नहीं था। इसी कारण से जो है अनुसूचियों की रचना की गई। जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 1 है, वो भारत के राज्य क्षेत्रों की बात करता है। लेकिन अब कौन कौन से भारत के राज्य क्षेत्र हैं, कौन कौन से राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इनकी उसमें जानकारी नहीं दी गई है। तो उनकी जानकारी आपको मिलेगी पहली अनुसूची में। तो इस तरह से और अनुसूचियाँ जिसमें जो बातें अनुच्छेदों में नहीं कही जा सकती थी, उनको जो है अनुसूचियों के माध्यम से कहा गया। प्रारंभ में जो है 8 अनुसूचियाँ थीं और पहले संविधान संशोधन जो हुआ उसके द्वारा ही नवी अनुसूची जोड़ दी गई। और ऐसे करते करते हमने अभी तक जो है टोटल 12 अनुसूचियाँ कर ली हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन सी अनुसूचियाँ, उनमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले आती है पहली अनुसूची, जिसमें भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। उसमें उनका राज्य क्षेत्र क्या क्या होगा, टोटल उनके नाम दिए गए हैं और उनके राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में सारी बातें कही गई हैं। मैं आप लोगों को अनुसूची से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो गजट है एक तरह से, मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट पाठशाला पे अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ पर जाकर के एक बार वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं अच्छे से, अगर आपको डिटेल पढ़ना हो तो। दूसरी अनुसूची जो है वो कुछ जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनकी जो है परिलब्धियाँ या वेतन भत्ते आप कह लीजिए, उनके जो पावर्स हैं, सॉरी, उनके जो वेतन भत्ते हैं, सैलरी हैं, उनके बारे में जो है बात करती है दूसरी अनुसूची। अब वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं वो देख लीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं विधानमंडल के पीठासीन। अब पीठासीन इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि पीठासीन का मतलब होता है कि जो संसद की कार्रवाइयों को चलाता है। तो जैसे आप पीठासीन की बात करें तो लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष होता है वहाँ पे, या फिर उपाध्यक्ष होता है। तो ये दोनों की बात की जाए अगर। उसके बाद हम बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के राज्यसभा के जो सभापति और राज्यसभा के उपसभापति। वैसे ही अगर राज्य विधानमंडलों में बात करें हम, तो विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, और अगर विधान परिषद है तो उसकी बात करेंगे। तो ये जो है पीठासीन हो गए, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए और सीएजी हो गए। इनकी बात की गई है इस दूसरी अनुसूची में और इनके वेतन भत्तों की बात की गई है। अगली आती है तीसरी अनुसूची। इसमें जो है विभिन्न उम्मीदवार जो हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के मंत्री जो हैं, इन सब के बारे में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में जो बात की गई है कि ये कौन कौन सी शपथ लेंगे, ओथ कौन कौन सी लेंगे, उनके बारे में जो है उनका प्रारूप जो है इस तीसरी अनुसूची में दिया गया है। अब आ रही थी चौथी अनुसूची की। तो उसमें जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का आवंटन कितना होगा ये बताया गया है। आपको पता है कि भारत में जो है प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा सीटों को संख्या निश्चित की गई है कि कितनी सीटें प्रत्येक राज्य के लिए होंगी, जो कि जनसंख्या आधारित हैं। जैसे अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पे जो उसका जो अपर सदन है उसमें जो है ये है कि जो 50 राज्य हैं तो प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य जाएंगे, चाहे राज्य की जनसंख्या कितनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्य की जनसंख्या के हिसाब से जो है अलॉटमेंट किया गया है। तो ये कितना अलॉटमेंट है, कौन कौन से राज्यों क्या है, तो मैं आपको उसमें अपलोड कर दूंगा। तो एक बार जाकर के वहाँ पर देख लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। पांचवी अनुसूची की बात की जाए तो उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में बंद किया गया है। शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कंट्रोल के बारे में बात की गई है। यहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे अनुसूचित जाति वो वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अनुसूचित जाति नहीं है, अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है। अब बात आती है कि अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से होंगे। तो ऐसे क्षेत्र जो हैं उनके लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक अधिसूचना जारी करता है और उन क्षेत्रों को जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनके कुछ क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र हैं, न कि पूरे क्षेत्र। ठीक, अब मान लीजिए मध्य प्रदेश का एक पूरा एरिया है तो उसका हो सकता है कुछ इतना पार्ट जो है केवल अनुसूचित क्षेत्र में आता हो, तो ये आपको ध्यान देना है। और अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं वो कहीं भी हो सकती हैं, उनके प्रावधान के बारे में बात की गई है। ठीक, तो ये पांचवी अनुसूची कहती है। अब छठवीं अनुसूची आती है। तो छठी अनुसूची जाने से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि इन पांचवी अनुसूची में एक बात और कही है कि 4 राज्य जो हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके अलावा और जितने राज्य हैं उन सभी के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों की बात की गई है। क्यों? क्योंकि छठी अनुसूची में इन 4 राज्यों की विशेष रूप से बात की गई है, इसलिए इन 4 राज्यों को इस पांचवी अनुसूची से दूर रखा गया है। तो छठी अनुसूची क्या कहती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं 4, उन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन
के बारे में उपबंध है, मतलब उनके नियंत्रण के बारे में उपबंध नहीं, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। केवल उनके प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उपबंध है। आपको पता होना चाहिए कि असम का जो असम के बारे में एग्जाम्पल है, तो वहाँ के राज्यपाल के पास इतना ज़्यादा पावर्स हैं कि वो जो है संसद के किसी विधान को लागू नहीं कर सके ऐसा भी प्रावधान कर सकते हैं। मतलब संसद का कोई नियम वहाँ पे लागू ना हो उस क्षेत्र में, ये प्रावधान कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, स्वायत्त जिले बनाए जाते हैं कि उन, जैसे असम का कुछ क्षेत्र है, उस क्षेत्र को स्वायत्त जिला घोषित कर दिया जाएगा और उस जिले में जो है पूरी गतिविधि का नियंत्रण जो है राज्यपाल के पास होता है। ठीक, बाकी असम के जो अन्य जिले होंगे उनमें नॉर्मल तरीके से प्रशासन चलेगा, लेकिन जो स्वायत्त जिले होंगे उसके प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची बात करती है। सातवीं अनुसूची के बारे में समझे हम, तो उसमें आपको केंद्र संबंध वगैरह में आपको बताया मैंने। तो 3 प्रकार की लिस्ट के बारे में बात की गई है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। आपको पता होगा कि संघ सूची से की बात की है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है, जो भी नियम बनाएगा वो संघ बनाएगा, राज्यों के लिए राज्य बनाएगा, और समवर्ती में दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट होता है दोनों में तो संघ का कानून ही प्रभावी माना जाएगा। 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषाएं हैं टोटल, उनके बारे में बात की है कि कौन सी भाषाएं जो है संविधान मान्यता देता है। तो टोटल जो है प्रेजेंट में 22 हैं। पहले जो है मूलतः यानी पहले जो है 14 भाषाएं थी शुरुआत में। ठीक, भाषाओं के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। बस आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले सिंधी जो है ऐड की गई एक्स्ट्रा के रूप में 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 3 भाषाएं जोड़ी गई 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, और बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई 2003 में 92 अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये टोटल 14 और प्लस 8 यानी 22 भाषाएं प्रेजेंट में हैं। अब बात आती है नवीं अनुसूची की। तो नवीं अनुसूची आपको मैंने पहले बताया कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसके द्वारा जोड़ा गया। इसको कहा गया है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि नवीं अनुसूची में जो भी नियम बना करके जो भी कानून इसमें डाल दिए जाएंगे, तो उन कानूनों पर जो है सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो समाप्त हो जाती है। मतलब उन कानूनों पे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, ये शुरू में कहा गया। ये प्रावधान था 1973 के पहले तक। लेकिन 1973 के बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया अपना कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो कि जुडिशियल रिव्यू के परे हो, तो हर कानूनों पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो इसलिए 1973 के बाद जो कानून जो है नवीं अनुसूची में डाले गए उन पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो रिव्यू कर सकती है। क्योंकि बामन राव एक केस हुआ था, तो बामन राव केस में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि 1973 के पहले जो है जो कानून इसमें डाल दिए गए, 3 या 4 कानून डाल दिए गए थे संशोधन के द्वारा, उन पे जो है हम रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन बाद में अब सभी कानूनों पर हम रिव्यू करेंगे। उसके बाद 10वीं अनुसूची। आपको पता है जो 1970 और 80 का दशक जो था, आपको अच्छे से मालूम होगा कि उस दशक में जो है कितना ज़्यादा दल बदल के काम हुए, किस तरह से पार्टियों ने अलग पार्टी गठजोड़ हुए, तोड़ करके एक दूसरे में शामिल हुए, बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उस समय जब इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी। तो उसी समय जो है उन चीज़ों को देखते हुए बाद में जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 किया गया, और उसमें जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है परिणत किया गया, लाया गया, जिसे हम दल बदल कानून कहते हैं। उसमें जो है नियम बनाया गया कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी, मान लीजिए सपोज करिए किसी पार्टी से कोई चुन के जाता है और बाद में अगर वो ऐसा कह दे कि भाई हम इस पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं, तो पहले इसके लिए कोई नियम नहीं था, लेकिन अब नियम है कि अब वो पार्टी अगर छोड़ता है तो उसकी सदस्यता जो है भंग हो सकती है, और यहाँ तक कि उसको 6 साल के लिए भी बैन किया जा सकता है चुनाव लड़ने से। तो ये सारे नियम है। अगला आता है 11वीं अनुसूची। उसमें जो है पंचायतों को शक्तियाँ दी गई हैं, उनके प्राधिकार, उनकी जिम्मेदारियाँ, इन सब के बारे में बताया गया है। स्वायत्त मतलब सीधे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जाती है उसकी बात की है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में। और दोनों अनुसूचियाँ जो है 1992 में जोड़ी गई, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची में टोटल जो है 29 विषय डाले गए हैं, और 12वीं अनुसूची में जो है उसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में बात की गई है, उसमें टोटल 18 सब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से टोटल 1 से लेकर के 12 अनुसूचियाँ जो हैं इसमें अभी तक प्रेजेंट में हैं। आगे हो सकता है कि और संशोधन हो, उसमें अनुसूचियाँ जोड़ी जाएँ, लेकिन प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। और इसमें जो है जो बातें अनुच्छेदों में नहीं कही जा सकी, उन बातों को जो है अनुसूचियों के द्वारा उसमें लिस्ट किया गया, बताया गया। अनुसूचियों से रिलेटेड अगर कोई चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आई हो तो एक बार मुझे कमेंट में लिख करके बताएं, मैं उसको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इससे रिलेटेड, अनुसूचियों से रिलेटेड जो भी गजट है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं आप। और जो नोट्स हैं वो भी आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।